कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। लेकिन क्या वाकई आज हमारे हिंदुस्तान में हम हिंदी रह गए हैं? क्या वाकई आज हिंदी भाषा का अस्तित्व वैसा का वैसा है जैसा आज से कई सालों पहले हुआ करता था? कहीं इस नामी हिंदुस्तान में हिंदी भाषा ओम नाम तो नहीं हुई? ये कई बड़े सवाल हैं जो आज के दौर में हमारे सामने आ खड़े होते हैं, और इसका कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण हम खुद हैं। आज की युवा पीढ़ी को अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं बोलने में इतना सहज महसूस होने लगा है, या ये कहूं कि इतना गौरवान्वित महसूस होने लगा है कि उनके लिए हिंदी भाषा आज एक शर्म का विषय बन गई है। आज उन्हें हिंदी बोलने में शर्म महसूस होती है। उन्हें लगता है कि कई अंतर्राष्ट्रीय भाषा या कुछ ऐसी भाषाएं जिन्हें वो लगातार बोलते आ रहे हैं, उन्हें बोलने से शायद आज उनका कद उच्च होता है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि वो भाषा जिसने आज तक हिंदुस्तान को बनाया या जिसकी पहचान हिंदुस्तान से है, उसका अस्तित्व कहाँ है? कहीं वो तो डगमगा नहीं रहा? इसी को लेकर या ये कहूं कि समय की इस मांग का अंदाजा आज से 40 साल पहले ही कुछ लोगों को लग गया था, जिन्होंने इसे देखते हुए विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन शुरू किया। और आज 32 साल बाद हिंदुस्तान में भी इसका आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुआ। प्रधानमंत्री ने हिंदी भाषा के अस्तित्व को लेकर तमाम बातें कही, और आज इसी पर चर्चा करने के लिए, ये कहूं कि हिंदी भाषा के अस्तित्व पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे स्टूडियो में एडविन अमन जी मौजूद हैं, और मैं दीक्षा आप सभी का भी स्वागत करती हूं अपने इस स्पेशल प्रोग्राम में। एडविन अमन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार दीक्षा जी। एडविन जी, सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे यही लेना चाहूंगी कि विश्व हिंदी सम्मेलन से क्या वाकई में कोई असर पड़ता है लोगों पर? इसका महत्व असल में मैं आपसे बिल्कुल, आपने जो बताया पूरा इतिहास बताया कि 40 साल पहले इसको शुरू किया गया, और किस तरह से हिंदी की जो हम लोग बात करते हैं, विकास की बात करते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाई जाए, उसका विकास हो। तो बिल्कुल इस तरह के जब समारोह होते हैं, इस तरह की चीजें सामने आती है, तो बिल्कुल विकास तो होता ही है। लेकिन हमारी अगर तरह से बात की जाए, हमारी तरफ से देखा जाए, तो कहीं ना कहीं वो विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। अगर बीते आप 9 का डाटा मांगना चाहेंगे 9 सम्मेलनों, तो मेरे ख्याल से उपलब्धि नहीं है वो। तो ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं जो हम लोग बात करते हैं कि सिर्फ कागजी जो बात करते हैं, हम लोग बार बार कहते हैं कि कागजी बातें, सिर्फ बातों बातों में सारी बातें जा रही हैं। हाँ, बहुत सारे वायदे तो करते थे खड़े होकर कि ऐसा होने वाला, हिंदी के साथ में ऐसा चीजें हम करने वाले, लेकिन वो सब चीज नजर नहीं आती। हाँ, पहल अच्छी है, चीजें अच्छी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी जो हिंदी की साख बेहतर हो रही है, तो ये जो शुरुआत है वो पहले बहुत शानदार है, लेकिन कम से कम हमारे यहाँ पर उसका माहौल बनना चाहिए, तब कहीं जाकर हम लोग इन चीजों को लाभ ले सकते हैं। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की, तो मैं एक सवाल यहाँ और लेना चाहूंगी कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को एक दर्जा दिलाने की मांग की जा रही है, क्या लगता है आपको? क्या ये संभव होगा? और हुआ तो असर पड़ेगा? जो अभी हमारे यहाँ माहौल चल रहा है, हमारे मध्य प्रदेश भोपाल में जो हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, 10वें हिंदी सम्मेलन का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि किस तरह से हम संयुक्त राष्ट्र में अपनी भाषा को लेके जाएं, वहां पर उसको स्थान दिलाएं। ये एक चीज है, लेकिन देखिए अभी उसके लिए बहुत सारे चीजें होना बाकी है। 192 देशों में से 129 देशों का आपको समर्थन चाहिए, तो ये कोई आसान बात नहीं दीक्षा जी। इसको बड़ा अभी आपको सहयोग की जरूरत पड़ेगी, तमाम देशों से आपको बात करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके आपकी चीजें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होंगी, तब आपको लगेगा कि हमारी भाषा का वहां पर कोई स्थान है, उसको जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिलेगा। तो अभी इसमें बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत है दीक्षा जी, और जिस तरह की पहल की जा रही है, जिस तरह की तमाम चीजें सामने लाई जा रही है, हिंदी के विकास के लिए काम किया जा रहा है, वो एक अच्छी चीज है, बट सही डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए, तब हमें इसका फायदा ज्यादा मिलेगा। अरविंद जी, यहाँ एक और मैं अंतर्राष्ट्रीय रूप से ही बात करना चाहूंगी कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पश्चिमी देशों को हिंदी सीखने की सलाह दी। आप इसे किस नजर से देखते हैं? क्या बाजारवाद बढ़ाने के लिए, या वाकई में उन्हें हिंदी की चिंता हुई? दीक्षा जी, बिल्कुल आपने जो ओबामा जी की बात को जोड़ा कि जो अमेरिका जैसे बड़े ताकतवर देश के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, उनकी बात को आपने यहाँ पर जोड़ा। बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा, अपील है कि भाई आप भी हिंदी सीखिए, आप भी हिंदी को जानिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बाजारवाद की मैं बात करना चाहूंगा कि हमारे पास में 120 से 25 करोड़ के आसपास की आबादी देश में है, और पूरे का पूरा बड़ा बाजार है, तो कहने की नजर तो आ ही रहा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारा देश में उनको अपनी चीजें नजर आ रही है। अभी तक बहुत सारे बिजनेस उनका हमारे देश में चलता है, तो ये एक चीज है कि यदि आप उनकी भाषा सीखेंगे तो उनके पास जाया चले जाएंगे, उनके करीब जाया चले जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं हिंदी के विकास की बात तो है ही, एक तरह हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से मुझे बाजारवाद की बू भी आ रही है। बिल्कुल अरविंद जी, ये हमने इंटरनेशनल लेवल पे बात की, लेकिन अब मैं हिंदी को देश के स्तर पर लेके आऊंगी, क्योंकि वाकई में हिंदुस्तान में हिंदी का महत्व बहुत ज्यादा है। लेकिन
आज के दौर में या आज के समय में जिस तरह से वो महत्व कम होता जा रहा है, हिंदी अब कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व की लड़ाई को तेजी से लड़ रही है। देखिए दीक्षा जी, बिल्कुल आपने हिंदी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं लगातार और बात बता रहे हैं कि हिंदी को लेकर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि भाई हमारी भाषा को आप यूएन में शामिल कीजिए, संयुक्त राष्ट्र में शामिल कीजिए, लेकिन क्या हम अपने देश में उन चीजों को लागू कर पा रहे हैं या हमारे देश में वो चीजें हमारे जो जिस लेवल पर होना चाहिए वो पहुंच पा रहे हैं? लेकिन देखिए दीक्षा, इसमें अंतर्द्वंद है, इसमें आपसी हम जो मतभेद देखते हैं वो उभर के सामने आते हैं, ये सब चीजें हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कहीं ना कहीं कि जिस तरह से हिंदी का माहौल बन रहा है वो उतना, हालांकि कई मायने में कह सकते हैं हम लोग कि उतना जितने स्तर पर होना चाहिए उतने स्तर पर तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये कहूंगा कि आने वाले जिस तरह की चीजें हो रही हैं, जिस तरह की हम लोग देखें, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ फिल्म इंडस्ट्री का, कि हमारे यहाँ इतनी सारी हिंदी फिल्में बनती हैं, इतनी सारी हिंदी फिल्म बन रही है, विदेशों में रिलीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार तो हो रहा है और लोगों के पास भाषाएं पहुंच भी रही है। खुद भारत में बहुत अधिक हद तक सुधार हुआ है और लोग अब जान पहचान रहे हैं। जो हमारे दक्षिण यही भारत के जो लोग हैं वो अमूमन हिंदी का प्रयोग नहीं करते थे, अब वहां पर भी हिंदी बोली जा रही है, लेकिन अभी सिर्फ बेसिक स्तर बोली जा रही है। हमें इसको हाइप बनानी पड़ेगी, कैसे हम दोनों भाषाओं का तालमेल बैठा सकते हैं, कैसे हम लोग तमिल के साथ में हिंदी को भी मैच करा सकते हैं, ये सब चीजें हमें बनानी पड़ेंगी। देखिए हम सिर्फ ये कहते रहे कि नहीं हमारी भाषा सबसे बेहतर है, आला है, हम हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये अंतर्द्वंद होगा आपस में कि हम कहीं ना कहीं आपसी जो तालमेल बुक होते जा रहे हैं, इस वजह से हिंदी का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल रवि जी, आपने मातृभाषा का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं हम अपनी मातृभाषा में इतना खो चुके हैं कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग पर ना करते हुए अड़े हुए हैं। लगातार हम ये चीजें देख रहे हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की बात करें तो पीएम ने खुद कहा कि मेरी मातृभाषा गुजराती है या मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। तमाम वो लोग जिन्होंने देश के लिए आंदोलन किया, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग की, वो सभी अपनी अपनी मातृभाषा से अलग अलग तरह से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हिंदी का जो दर्जा है वो अलग है। अगर हिंदी ना आए तो देश में कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को बनाना या अपनी छवि को बरकरार रखना मुश्किल होगा। देखिए मोदी जी की बात को मैं बड़े गंभीरता सुन रहा था, क्योंकि वो जब बोलते हैं तो बहुत सारी बातों को, चीजों को लेते हुए बोलते हैं। उन्होंने एक प्रश्न दिया गुजराती वाला जो आपने बात की थी कि देश में अन्य अन्य भाषाओं के लोग रहते हैं, तमाम तरह के हमारे अलग अलग भाषा बोलियां की बात करें तो यहाँ तो लाखों बोलियां हजारों बोलियां यहाँ पर हैं। और अब देखें तो हर 2 किलोमीटर बोली बदल जाती है, हमारे ये बोलते हैं। लेकिन देखिए जैसे पीएम जी ने कहा, मोदी जी ने कहा कि देखिए हम अगर बात करें हिंदी की तो हिंदी को सीमाओं में नहीं बांधना चाहिए, हम हिंदी को सीमा में नहीं बांध सकते। हिंदी आज के क्षेत्र में अगर आप गुजरात चले जाए उनकी हिंदी थोड़ी अलग होगी, बिहार चले जाए उनकी हिंदी अलग होगी, यूपी आ जाए उसकी हिंदी उनकी हिंदी अलग होगी। तो ये सब जो चीजें हैं, हम एक हिंदी को एक ऐसा नहीं बोल सकते नहीं इसी रूप में हिंदी होनी चाहिए, बल्कि विस्तार करना चाहिए। कि अगर मोदी जी खुद बोले थे कि कोई भी आप देखें जड़ नहीं है, ये एक हवा की तरह है, जिस तरफ बहेगी उसकी खुशबू अपने साथ लेती हुई चली जाएगी। तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि किस तरह से इस खुशबू को इस हवा में समेटा जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हम कहीं इन सब में खो ना जाए कि ऐसा ना हो कि हम तमिल वाली बात करें, हम केरली बात करें, हम मलयालम बात करें, हम और पंजाबी भाषा की बात करें। ये सब जो सब भाषाएं हैं, ये एक पूरा जो कल्चर है हमारा, इसमें समेटना पड़ेगा हिंदी को, तब कहीं जाकर हम हिंदी के जो पूर्ण विकास की बात करते हैं, मेरे ख्याल से तब संभव हो पाएगा। जी आपने हिंदी की खुशबू को समेटने की बात कही, तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि इसे जिस तरह से हमारे हिंदी साहित्यकारों ने समेटा है खुद ने, उससे ज्यादा अच्छी खूबी से शायद ही कोई और समेट पाए। मोदी जी ने भी आज अपने भाषण में जिक्र किया, प्रेमचंद्र, रेणु, जयशंकर प्रसाद, तमाम बड़े नामों का जिक्र किया और कहा कि कहीं ना कहीं हिंदी की महत्वता को बरकरार रखे या लोगों तक हिंदी के सही मायनों को पहचानने में इन नामों का बड़ा हाथ है। मैं एक बार बता दूं आपको कि 9 लाख से ज्यादा भाषाएं दुनिया में बोली जाती हैं या बोलियां बोली जाती हैं। लेकिन देखिए जिस तरह से तेजी से चीजें बदल रही हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में या आने वाले कुछ सालों के बाद, कुछ 50, 60, 70, 80, 90 सालों के बाद 90% के आसपास भाषाएं खत्म हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि जो जिन भाषाओं का ज्यादा प्रभुत्व नजर आ रहा है सब जगह, वही भाषा रह जाएंगी। क्योंकि जिस तरह तेजी के साथ में देख रहे हैं हम लोग कि बहुत सारी बोलियां खत्म होती चली आ रही है, बहुत सारी भाषाएं खत्म होती चली आ रही है, कुछ प्रभावशाली जो भाषाएं उन्हीं का अस्तित्व बढ़ता जा रहा है। ये चिंता थी पीएम जी की भी कि जिस तरह बोल रहे थे वो कि हम तब जाकर भाषा का जो ताकत है वो तब समझते जब वो भाषा अपना अस्तित्व खो देती है। संस्कृत का जिक्र किया उन्होंने कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो अपने आप में मिठास समेटे हुए बहुत अथाह ज्ञान है, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कृत का दायरा सिमट गया है। हर भाषा बिल्कुल संस्कृत से जन्मी है, लेकिन देखिए संस्कृत का जो दायरा है वो सिमट गया है। हमको अब जाकर एहसास हो रहा है। उन्हें कहना मतलब ये था कि कहीं हिंदी का भी हर्ष ना हो जाए, उनकी चिंता थी कहीं हिंदी का भी हर्ष ये ना हो जाए कि हम बहुत छोटे दायरे में समेट दें उसको, तब जाकर हमें पता लगेगा अरे हिंदी तो हमारी ताकत थी, लेकिन आज वो ताकत हमसे खो गई है, छिन गई। तो ये समझना पड़ेगा हमारे पूरे देश को कि कैसे हम हिंदी को बनाएं, कैसे हम हिंदी के विकास की बात करें, कैसे हम पूरे देश में हिंदी को एक समान रूप से लागू करें और कैसे हम हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलवाएं। देखिए
एक चीज मैं और बोल रहा हूं इसमें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बोला था कि राष्ट्रभाषा के बिना कोई भी राष्ट्र गूंगा होता है, उसकी कोई जबान नहीं है। देखिए आज बड़े खेत के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषाएं तो हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा का जो होना चाहिए दर्जा वो नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारी वजह उसकी, उस पर एक अलग चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि देखिए इस दिशा में जरूर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि देखिए बिना राष्ट्रभाषा के कहीं ना कहीं राष्ट्र गूंगा है। जी आपने कहा बिना राष्ट्रभाषा के कहीं ना कहीं राष्ट्र गूंगा है, तो इस राष्ट्रभाषा को अगर आज आप देश की जरूरत बता रहे हैं तो इस देश में सबसे ज्यादा युवा वर्ग रहता है और आज वही कहीं ना कहीं हिंदी को दरकिनार कर रहा है, या मैं कहूँ युवा वर्ग ही उसमें दिलचस्पी जाहिर नहीं कर रहा है। तो ऐसे में किस तरह से आखिर उस वर्ग को आकर्षित किया जाए, अपनी भाषा की महत्वता को दर्शाया जाए? बिल्कुल दीक्षा जी, आपने बिल्कुल युवाओं का जिक्र किया और सही बात भी है कि हमारा देश सबसे अधिक युवा वाला देश है। यहाँ पर संभावनाएं, असीम चीजें हैं हमारे पास में जो हम कर सकते हैं, लेकिन हाँ भाषा की जो एक बात है, जो संचार का हमारा माध्यम है भाषा, एक दूसरे से कम्युनिकेट जो हम लोग भाषा के द्वारा करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं हम लोग, देखिए उसमें सबसे बड़ी बात है युवाओं का आगे आना। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंग्लिश का प्रयोग ज्यादा हो गया है कि अगर हम कोई बात करें तो आधी इंग्लिश आधी हिंदी, ये चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, छोटे शहरों में चले जाएं, कॉलेज में चले जाएं, स्कूलों में चले जाएं, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश का जो चलन है उसको एक अलग डायरेक्शन दिया जा रहा है, मतलब हिंदी के साथ जोड़ा जा रहा है, या हिंदी को एक तरह की बैसाखी मान लिया गया अंग्रेजी की कि पहले आप अंग्रेजी में बोलिए तब आपको लगेगा कि नहीं आप हिंदी बोल सकते हैं। मतलब एक तरीके से कॉम्पिटिशन है इंग्लिश के साथ में हिंदी का, और ये जो कॉम्पिटिशन है कहीं ना कहीं हिंदी को पछाड़ा दीक्षा जी, क्योंकि हमें लगता है कि शायद अगर हम हिंदी बोलेंगे या मैं अगर किसी ऑफिस में जाऊं मैं बोलूं मैं कमिंग सर, तो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, मैं कहूंगा मैं सब क्या मैं अंदर आ सकता हूं। ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम इंग्लिश में अगर बात करेंगे, इंग्लिश में इस तरह की बात करेंगे तो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। ये जो धारणा बनती है दीक्षा, ये मेरे ख्याल से तोड़ना पड़ेगा इस चीज को। बिल्कुल, हिंदी को लेके आज जो धारणा बनती जा रही है उसे कहीं ना कहीं तोड़ना होगा, वरना आने वाले समय में हो सकता है कि जिस तरह से आज हम अपने हिंदुस्तानी बच्चों को जर्मन या फ्रेंच की क्लासेस दे रहे हैं, उसी तरह से फ्यूचर में हम हिंदी की भी क्लासेस दें अलग से, ताकि बच्चे कम से कम हिंदी बोलना सीख सके। आज जब संस्कृत हमारे यहाँ से लुप्त हो चुकी है, ये कहूँ कि लोग संस्कृत को एक तरह से पूरी तरह से भूल ही चुके हैं, तब विदेशों में भी हम देख रहे हैं कि संस्कृत के लिए स्पेशल चीजें अनाउंस हो रही हैं, या अपने देश में भी देख रहे हैं कि स्पेशल चीजें अनाउंस हो रही हैं। प्रधानमंत्री की भी चिंता बिल्कुल जायज है कि कहीं हिंदी का भी आने वाले भविष्य में या आने वाले समय में यही हश्र ना हो। साथ साथ युवा पीढ़ी से भी मेरी यही दरख्वास्त है कि आप भी सीखिए अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को, बाकी भाषाओं को लेके अपनी भाषा का या उस भाषा का जिसने हिंदुस्तान को बनाया, जिसने आज हमें अपने पैरों पर खड़ा किया, उसे मत भूलिए। वो भाषा जो शायद हमारे जन्म लेने के बाद हमारा पहला शब्द होती है, उस भाषा को मत भूलिए और उसके अस्तित्व को लगातार बरकरार रखिए। अपने अंदर हिंदी भाषा को ग्रहण कीजिए और उसका मान रखिए। आज के मुद्दे की बात के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे ऐसे ही किसी अहम और जरूरी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।